See, we have to start from boiling. I think ये डिस्कस कर लिया था वैष्णव, पॉजिटिव डिविजन नेगेटिव डिविजन डिस्कस कर लिया था. Yes. Next is boiling. Boiling occurs at a specific temperature called boiling point. Boiling occurs at boiling is a bulk phenomenon, but evaporation is surface phenomenon. Now, first of all, यहाँ पे learning क्या सिखानी है? What is evaporation and boiling? Difference. एक ग्राफ दिया था, किया शो कंप्लीट? नहीं किया होगा डेफिनेटली. ऑलरेडी इतना बर्डन है. Boiling and evaporation. Boiling is what? Bulk phenomenon. Evaporation is surface phenomenon. It occurs at a specific temperature. It occurs at any temperature. तो बॉइलिंग का डेफिनेशन क्या है? बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन, the temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure. Atmospheric pressure or external pressure. The boiling point is what the temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure. देखो सिंपल सी बात है, अगर एक लिक्विड को छोड़ दो आप, उसके वेपर बनेंगे. अक्षत एडमिट कर देना बेटा, अगर सामने दिखे तो मैं भी कर दूंगा. हाँ. तो ये वेपर बनेंगे, पर एटमॉस्फेयर में या एक्सटर्नली दूसरे वेपर दूसरे गैस भी होंगे. जो प्रेशर लगेगी सरफेस के ऊपर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, विच ऑल्सो इंक्लूड्स व्हाट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड. पर जैसे जैसे आप हीट बढ़ाना स्टार्ट करोगे, वेपर्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी सरफेस के ऊपर? बढ़ेगी. वेपर्स विल स्टार्ट डिस्प्लेसिंग द एयर. सो वन सिचुएशन अराइजेस when situation arises जब सरफेस के ऊपर सिर्फ क्या हो? बोलिए, सरफेस के ऊपर सिर्फ क्या हो? बोलो. ओनली वेपर्स. वो क्या रहा है पहले से, एक लिक्विड लो तो लिक्विड के सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है. अभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, लेकिन इन दैट सिचुएशन जो सेकंड वाला ग्राफ बनाया, डायग्राम बनाया मैंने, इसमें क्या है, सिर्फ क्या है ऊपर? वेपर्स. इसके बाद और कुछ तो ला नहीं सकते, वेपर ही लाओगे ना. अब यहाँ पे एयर भी था और वेपर भी था. धीरे धीरे आप बॉयल कर रहे हो, बॉयल नहीं कर, धीरे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं. तो एयर विल बी डिस्प्लेस्ड बाय व्हाट? वेपर्स. One situation arises when the vapors are only above the surface of liquid. That situation is what? Boiling. What is evaporation? Evaporation में क्या होती है, सरफेस के पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं और वो एस्केप आउट हो जाते हैं when it overcomes the attractive forces. बट बॉइलिंग में क्या करते हैं, हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो सारे लिक्विड के पार्टिकल्स को एनर्जेटिकली फेवरेबल करा रहे हैं बाहर निकलने के लिए. We are supplying heat so that the kinetic energy of the bulk particles also increases, not only surface particles. So it can escape out in the vapor form. तो boiling का मतलब हुआ जब external pressure vapor pressure के बराबर हो जाए, we call it what? Boiling. उसके पहले का situation evaporation. Boiling के बाद का situation कुछ नहीं होता. जब तक आप boil करोगे तब तक temperature constant रहेगी.
So temperature at which the vapor pressure of liquid is equal to the surrounding pressure or external pressure or atmospheric pressure. Normal boiling point when the P surrounding is what 1 atm और atmospheric pressure भी हो सकता है. Normal boiling point about 100 डिग्री सेल्सियस. तो 100 डिग्री सेल्सियस में वेपर प्रेशर ऑफ वाटर क्या होगी? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? 1 atm. अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वेपर प्रेशर होगा. ठीक है. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लेस वॉलेटाइल लिक्विड विल बी मोर. अब खुद सोचो, जो लेस वॉलेटाइल है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दो लिक्विड है, कंपैरिजन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू डिफरेंट लिक्विड. एक लिक्विड लिया, लिक्विड 1 लेस वॉलेटाइल. वॉलेटाइल का मतलब जो वेपर बड़े आराम से बनाते, लेस वॉलेटाइल का मतलब नहीं बना पाए. लिक्विड 2 ले लिया, मोर वॉलेटाइल. तो एट अ टेम्परेचर T किसकी वेपर प्रेशर ज्यादा होगी? वेपर प्रेशर ऑफ मोर वॉलेटाइल लिक्विड हैज हायर वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर ऑफ मोर वॉलेटाइल लिक्विड हैज हायर वेपर प्रेशर. पर दोनों को क्या रीच करनी है? एक्सटर्नल प्रेशर. यहाँ पे क्या है? लेस वेपर प्रेशर. यहाँ पे क्या है? मोर वेपर प्रेशर. और दोनों को क्या रीच करनी है? एक्सटर्नल प्रेशर. तो किसको रीच करना इजी होगा? बोलो. वैष्णव समझ रहे हो? वैष्णव है? स्वराज सर आप रिपीट कर सकते हो? क्या? किसका वेपर प्रेशर, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? किसको रीच करना मुश्किल है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, एक्सटर्नल प्रेशर को. ये वेपर्स और बढ़ाने हैं सो दैट इट कैन रीच व्हाट? एक्सटर्नल प्रेशर. ये बढ़ाने हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे और वेपर प्रेशर बढ़ेंगे. किसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर रीच करना इजी है? इसका पहले से वेपर प्रेशर क्या है? ज्यादा. तो किसको कम हीट करनी पड़ेगी? सेकेंड लिक्विड को कम हीट करनी पड़ेगी. तो जो मोर वॉलेटाइल होगी, मोर वॉलेटाइल लिक्विड हैज हायर वेपर प्रेशर बट लोअर बॉइलिंग पॉइंट. क्यों? क्योंकि पहले से उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो एक्सटर्नल प्रेशर रीच करने में उसको इजी होगी, तो हीट कम करनी पड़ेगी आपको. लेस वॉलेटाइल लिक्विड हैज लोअर वेपर प्रेशर बट हायर बॉइलिंग पॉइंट. तो इनवर्सली रिलेटेड हो गई. लिक्विड बॉइल्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. ठीक है, ये इक्वेशन डिस्कशन कर चुके हैं. और सॉल्यूशन का ग्राफ अगर रिकॉल करो तो सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा था? ऐसा कुछ. सॉल्यूशन का ग्राफ इंटरमीडिएट है वेपर प्रेशर का, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी? इंटरमीडिएट होगी. नेक्स्ट है एजियोट्रोप्स.
Azeotropes are non-ideal solution of a specific composition showing large deviation which boils at a constant temperature as the vapor composition is same as the liquid phase composition. सिंपल सी बात ये है, एजोट्रॉप्स में एजोट्रॉप्स वो कॉम्पोजिशन होती है जहां पे at which मैथमेटिकली बोलता हूँ at which XA becomes what YA. आपको मैंने ग्राफ बनाने के लिए दिया था, एक ग्राफ बनाने के लिए दिया था PS वर्सेस XA, PS वर्सेस YA. ये यूज कर सकते हैं, तो वाला मैं ऑलरेडी बना के रखा. अब इसी में मुझे YA का ग्राफ प्लॉट करना है. तो आपको ऑलरेडी याद है कि P नॉट B अगर P नॉट A से ज्यादा है तो YB मोर देन क्या होगा YA. तो अगर मैं किसी पॉइंट पे PS देख लूं, ये कॉम्पोजिशन क्या होगा XP. उस पर्टिकुलर XB के उस पर्टिकुलर XB के कॉम्पोजिशन के जगह पे जब YB को कंपेयर करोगे आप, तो YB विल बी मोर देन XB, so that point will be where this. तो हर एक XB के लिए YB कहाँ पे होगा राइट वर्ड्स में. when you join all these points, कुछ ग्राफ ऐसा है. जो रेड वाला ग्राफ है वो किसके लिए है, PS वर्सेस YB और PS वर्सेस YA. अब तुम देखो, अगर प्योर लिक्विड लोगे तो वेपर कॉम्पोजिशन और लिक्विड कॉम्पोजिशन दोनों सेम होंगे, इट विल मीट एट द पॉइंट. बट ऊपर वाला लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन. नीचे क्या है, कर्व. सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया, बिकॉज कर्व तो हमें पता ही था कि उसकी पोजीशन क्या होगी. हर XB के लिए YB क्या होगा राइट वर्ड्स, मतलब स्ट्रेट लाइन के नीचे होगा. ये स्ट्रेट लाइन का पोजीशन है, राइट वर्ड कहाँ पे होगा, यहाँ पे, तो डेफिनेटली नीचे होगा. बिकॉज PS विल बी सेम ना, हॉरिजॉन्टल लाइन पे PS की वैल्यू क्या रहेगी, सेम. हाउ टू कंपेयर YA एंड YB, जस्ट पुटिंग द पॉइंट्स. सो दिस इज अ ग्राफ. ऊपर वाला ग्राफ किसका है, ऊपर वाला स्ट्रेट लाइन किसका ग्राफ है, PS वर्सेस XB और PS वर्सेस XA. अब खुद सोचो, जहां पे XA 1 होगा वहां पे YA भी क्या होगा 1. यहाँ पे XA 0 होगा वहां पे YA क्या होगा 0. क्योंकि XA 1 का मतलब क्या है, सिर्फ एक ही लिक्विड लिया है हमने, तो वेपर बनेगा तो उसका भी कॉम्पोजिशन क्या होगा, एक ही होगा. B जहाँ पे 0 होगा YB क्या होगा 0. अक्षत ये सब समझ में आया कि नहीं बताओ. इससे ये ग्राफ समझ में आ गया. इस ग्राफ में ऊपर वाला लाइन क्या है, प्रेशर वर्सेस लिक्विड कॉम्पोजिशन. नीचे वाला रेड वाला लाइन क्या है, प्रेशर वर्सेस वेपर कॉम्पोजिशन. तो आप देखो ये दोनों ग्राफ कहाँ मीट कर रहे हैं, यहाँ पे. तो आप यहाँ मीट कर रहे हैं. इस पोजीशन पे XA इक्वल टू क्या है YA, XB इक्वल टू क्या है YB. अब खुद सोचो, अगर मेरा सिर्फ लिक्विड A है तो वेपर भी क्या होगा, लिक्विड का ही होगा, A का ही होगा. कुछ नया कॉम्बिनेशन मिला क्या, नहीं मिला. तो अगर वेपर वाला कर्व और लिक्विड वाला कर्व किसी पॉइंट पे मीट करता है और उस कॉम्पोजिशन को अगर आप बॉयल करोगे तो लिक्विड में और वेपर में दोनों में कॉम्बिनेशन क्या होगी, सेम होगी. अगर सेम होगी मतलब आपने मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर पाए. जनरली क्या करते हैं, बॉयल करने से मिक्सचर सेपरेट हो जाती है.
जैसे हम इस पोजीशन को अगर बॉयल करना चाहेंगे, इस पोजीशन को हम बॉयल करना चाहेंगे, वेपर पता है कौन सा मिलेगा? ये वेपर मिलेगा, क्योंकि उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेपर कौन सा है? ये वाला। ये पार्ट समझिएगा, क्रुशियल है। ये मेरा लिक्विड कॉम्पोजिशन है, इसको मैं बॉयल करूंगा, उसी प्रेशर के रिस्पेक्ट में वेपर कहाँ मिलेगी? ये वाली। इसको बॉयल करूंगा तो वेपर का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? ये। अगर मैं इसको बॉयल करूंगा तो मुझे वेपर भी यही मिलेगी, क्योंकि दोनों ग्राफ उसी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी लर्निंग है। अगर मैं इस लिक्विड को बॉयल करूंगा, वेपर का जो मिले उसको कहाँ कहाँ पे ट्रेस करोगे? इस पोजीशन पे। पैरेलली एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। रेसिट्रोप्स क्या होते हैं? वो कॉम्पोजिशन, द कॉम्पोजिशन ऑफ टू लिक्विड्स एट विच x इक्वल टू y है। और x इक्वल टू y तीन जगह पे हो सकती है, मतलब इनके अकॉर्डिंग एंड पे तो होगा ही, कहीं बीच में भी हो गया। कॉम्पोजिशन की बात कर दिया। Azeotrops are non-ideal solution of a specific composition showing large deviation which boils at a constant temperature as the vapor pressure composition is same as the liquid phase composition. Vapor phase composition मतलब क्या हुआ? Ya, और liquid phase क्या हो गया? Minimum boiling azeotrope formed by a solution showing large positive deviation. What is the meaning of positive deviation? Expected pressure से ज़्यादा pressure मिलना. The boiling point of this azeotrope mixture is less than the both the component. The vapor pressure of azeotropic composition will be maximum. मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप का मतलब हुआ व्हेन यू मिक्स टू लिक्विड्स, तो जो एक कॉम्पोजिशन मिलेगी, उस कॉम्पोजिशन पे दोनों लिक्विड से ज्यादा वेपर प्रेशर मिलेगा, और बॉइलिंग पॉइंट क्या मिलेगी? कम मिलेगी। बिकॉज अब ये दो ग्राफ क्यों बनाए गए? देखिए, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर यहाँ पे वेपर प्रेशर ज्यादा है, वहां पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? कम। यहाँ पे एक्सिस क्या बदल दिया हमने? टी। पी नॉट बी ज्यादा वॉलेटाइल है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? कम। क्लियर है? यस। तो ये जो पॉइंट मिला तिलक, वो क्या हो गया? एजोट्रोपिक मिक्सचर हो गया। अब देखो यहाँ पे आप, रेड वाला कर्व और ग्रीन वाला का वहां मीट कर रहा है, मीट कर रहा है, यहाँ पे भी था मीट, यहाँ भी कर रहा था। यहाँ के कॉम्पोनेंट को आप सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि प्योर लिक्विड है। यहाँ के कॉम्पोनेंट को आप सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि प्योर लिक्विड है। ये प्योर लिक्विड नहीं है तो मिक्सचर है, इसको फिर भी आप सेपरेट नहीं कर सकते, तो इसको बॉयल करोगे, वेपर भी क्या बनेगा? यही, इसी कॉम्पोनेंट का वेपर भी बन जाएगा। अब सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो आइसोट्रोपिक मिक्सचर को सेपरेट आप नहीं कर सकते बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नोटबुक लिखिए, आई थिंक होगा ये पॉइंट यहाँ पे। हाँ, azeotropic mixture cannot be separated by normal fractional distillation method. अच्छा बताओ, प्योर लिक्विड है, उसको सेपरेट कर पाओगे क्या? प्योर लिक्विड है, एक प्योर लिक्विड है, उसको सेपरेट कर पाओगे क्या? प्योर सेपरेट सेपरेट किससे करोगे? खुद ही प्योर है। ये प्योर लिक्विड है, सेपरेट नहीं कर सकते। और ये तो प्योर लिक्विड नहीं है, तो कॉम्पोजिशन है, और दोनों ग्राफ मीट कर रही है। हेलो? यस। तो जिस पोजीशन पे दोनों ग्राफ, लिक्विड का वेपर का ग्राफ मीट करेगा, उसको आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे, वो पोजीशन क्या कहलाएगा? एजोट्रोपिक कॉम्पोजिशन कहलाएगा। मिनिमम बॉइलिंग एसिट्रोप का मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट कम है उस कॉम्पोजिशन की, पर वेपर प्रेशर दोनों लिक्विड से क्या होगी? ज्यादा। अभी आप आइडल का ग्राफ देखो, तो आइडल के ग्राफ में क्या था? जो प्रेशर पीएस है, पीएस इज इन बिटवीन व्हाट? दोनों के, है ना? पीएस का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? पी नॉट बी। पीएस का मिनिमम वैल्यू क्या है? पी नॉट ए। बट जब नॉन आइडल सोल्यूशन की बात, वो ग्राफ आइडल का था, तो नॉन आइडल की बात करोगे तो कोई कॉम्पोजिशन बीच में आएगा जिसकी बॉइलिंग पॉइंट या वेपर प्रेशर दोनों से क्या होगी? या तो ज्यादा होगी या तो कम होगी। अगर वेपर प्रेशर ज्यादा मिल गया, एक्सपेक्टेड से ज्यादा, वी कॉल इट व्हाट? पॉजिटिव डेविएशन। एक्सपेक्टेड से ज्यादा प्रेशर मिल गया तो वी कॉल इट व्हाट? बोलो। पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन के केस में हमें क्या मिलता है? मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप मिलता है, क्योंकि वेपर प्रेशर जितना ज्यादा उतनी बॉइलिंग पॉइंट कम। तो पॉजिटिव डेविएशन वाले क्या शो करते हैं? मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप। तो नेगेटिव डेविएशन वाले क्या शो करेंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप। नेगेटिव का मतलब क्या है? कि बॉइलिंग, जो वेपर प्रेशर दोनों लिक्विड से कम हो गई,
दोनों लिक्विड से कम हो गया। जबकि आइडल में क्या होता है, दोनों लिक्विड के बीच में होता है। आइडल में दोनों लिक्विड के बीच में होता है, दोनों से कम हो गया और एक ऐसा कॉम्पोजिशन आएगा जहां पे मीट करेंगे। आइडल में कभी मीट नहीं करता, आइडल में मीट नहीं करता, आइडल में मीट नहीं किया। मीट कहाँ पे, कैसे, एंड पॉइंट पे जहां पे प्योर लिक्विड है। प्योर लिक्विड को आप सेपरेट नहीं कर सकते, जो वेपर आएगा वही लिक्विड आएगा। डन। हेलो, आपको याद क्या करना है पहले तो ये 95.6 है, 95.6% V/Vs है। तो वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर होता है पॉजिटिव डिविजन का एग्जांपल, और एजोट्रोपिक मिक्सचर होता है 95.6% C2H5OH। इसको रेक्टिफाइड स्पिरिट भी कहते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट। मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप, इसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी ज्यादा, तो पर वेपर प्रेशर क्या होगी उस कॉम्पोजिशन की, एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन ही कहलाता है। जहां पे दोनों ग्राफ मीट कर रहे हैं वही ग्राफ कहलाएगा, वही पोजीशन कहलाएगा एजोट्रोपिक कॉम्पोजिशन। सिर्फ इसी कॉम्पोजिशन को आप सेपरेट नहीं कर सकते, यहाँ क्यों कर सकते हैं, यहाँ सब कर सकते हैं। जहां पे ग्राफ मीट कर रहे हैं वहाँ सेपरेट नहीं कर सकते। यू कैन ऑल्सो इमेजिन बेटा, दिस ग्राफ कंपोज्ड ऑफ, दिस ग्राफ इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट, सच टू ग्राफ्स, यही है ना। तो बेसिकली एजोट्रोपिक होता है जो कॉम्पोजिशन, उसको हम प्योर लिक्विड की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, होता है मिक्सचर ही है वो, इट कैन बी ट्रीटेड एज व्हाट, प्योर लिक्विड। एट व्हाट प्रेशर द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ कंडेंसेट इज फॉर्म, वही P इक्वल टू PS जो हम लोग निकालते हैं। व्हाट इज PS, P नॉट ए, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ कंडेंसेट बोलो या फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड, P नॉट ए XA प्लस P नॉट B XP। तो आपको बोलेंगे वेपर प्रेशर निकालो, PS निकालोगे, उसको पूछने का तरीका कुछ और है, एट व्हाट प्रेशर द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज फॉर्म, तो वही PS ही निकालेंगे। व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड, तो Y ये हो गया, Y इज द कॉम्पोजिशन ऑफ फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर। At what pressure the last trace of vapor is remaining? At what pressure the last trace of vapor is remaining? इसको हम बोल सकते हैं at what pressure the last drop of liquid is left. The last drop of liquid is left. तो इस सिचुएशन में जो XA है वो क्या हो जाएगा, YA है ना। लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज लेफ्ट, मतलब सारा लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो गया, वेपर में। जो वेपर का जो कॉम्पोजिशन है वो क्या बन जाएगा, लिक्विड कॉम्पोजिशन बन जाएगा। तो वहां पे X डैश A XB डैश लिखा, YA अपन YB कर लिया, और तो नया प्रेशर क्या होगा 10। समझने की कोशिश करो, एट व्हाट प्रेशर द लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज लेफ्ट, मतलब क्या सारा किसमें कन्वर्ट हो गया, वेपर में। व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर, दैट कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर इज नथिंग बट द कॉम्पोजिशन ऑफ इनिशियल लिक्विड। एनी डाउट इन दिस। जब हम फर्स्ट पेपर, फर्स्ट ड्रॉप, फर्स्ट वेपर या ड्यू पॉइंट भी कहते हैं इसको, फर्स्ट वेपर इज फॉर्म्ड की बात करते हैं, तो PS निकाल लेते हैं। तो कहता है लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज लेफ्ट, तो सारे किसमें कन्वर्ट हो गए, वेपर में। बच क्या गया, एक ड्रॉप लिक्विड। तो जो हमने YA YB निकाला था फर्स्ट और सेकंड में, वही मेरा लिक्विड के फॉर्म में बच जाएगा, थोड़ा तो बचा है सर, और सारे लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो गए, वेपर में। तो जो इस इक्वेशन में XA और XB लग रहा था, वो वही इक्वेशन को आप इसमें कहाँ यूज कर लेंगे, Y और YB में, बिकॉज सारे लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो गए, वेपर में। और वेपर का इक्वेशन कौन सा है, ये वाला। Isotropic mixture cannot be separated by fractional distillation। और भी थोड़ा टाइम देके मैं समझाऊंगा इसको।
और हाँ, इस ग्राफ में ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये वेपर वाला ग्राफ है, ऊपर लिक्विड का ग्राफ होता है, नीचे वेपर का होता है। देखो नेक्स्ट है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। Properties of solution containing non-volatile solute, which depend only on the number of solid particles, are known as qualitative properties. तो सिर्फ solid particles के number पे depend करेगी, उसके nature पे depend नहीं करेगी। There are 4 qualitative properties: relative lowering in the vapor pressure, और simply lowering of vapor pressure भी बोल सकते हैं, elevation in the boiling point delta TB, depression in the freezing point delta TF, osmotic pressure. So there are 4 qualitative properties. जो सिर्फ number of solid particles पे depend, कितना solid particles present है solution में। What is non volatile solute? जो वेपर फॉर्म नहीं करेगा। एक बात बताओ अक्षर, अगर एक लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, उसके सरफेस पे क्या रहेंगे? लिक्विड के पार्टिकल्स। तो अगर लिक्विड में मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, लिक्विड प्लस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, व्हाट विल हैपन टू द सरफेस? सिर्फ लिक्विड रहेगा या सॉलिड भी रहेगा? सॉलिड भी रहेगा, है ना। यहाँ पे एक्स लिक्विड क्या होगी? इक्वल टू 1। यहाँ पे एक्स लिक्विड क्या हो जाएगी? लेस देन 1। तो सॉल्यूट डालने से सरफेस पे सॉलिड पार्टिकल्स भी घूमेंगे, तो सॉलिड वेपर नहीं बना सकता। कहाँ पे वेपर प्रेशर ज्यादा होगी? बोलो। जब प्योर लिक्विड है तो सरफेस पे लिक्विड ही है। जब लिक्विड में आपने नॉन वोलेटाइल सॉलिड डाल दिया, नॉन मतलब कि जो वेपराइज नहीं हो सकता, तो सरफेस पे नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल्स भी आ गए, वो कोलाइड भी करेंगे तभी ऊपर नहीं जाएंगे। और ऊपर वाले सिचुएशन में कोई भी लिक्विड जा सकता है ऊपर। तो फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स ऑन द सरफेस इज मोर इन द केस ऑफ प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर विल बी आल्सो व्हाट? मोर। What is the basic result? On addition of non-volatile solid in a liquid, the vapor pressure decreases. Clear? Clear है? Yes, sir. देखिए यहाँ पे relative lowering in the vapor pressure. P नॉट A था प्योर का, हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, टोटल प्रेशर क्या आना चाहिए था? PA प्लस PB होना चाहिए था, यही था ना, PA प्लस PB, दो चीजों का मिक्सचर। बट सॉल्यूट क्या है? नॉन वोलेटाइल, तो PB क्या हो जाएगा? 0। Why PB 0? Because P not B is what? 0. Because P not B will be 0. B is what? Solute. And A is what? Solvent. तो PS इक्वल सॉल्वेंट का मतलब लिक्विड, सॉल्वेंट का मतलब लिक्विड है, व्हिच इज वोलेटाइल। तो इक्वेशन बड़ा सिंपल है, PS इक्वल टू PA प्लस PB होना चाहिए था, PB हो जाएगा 0। PS इक्वल टू क्या हो गया? PA इक्वल टू XA इंटू P नॉट A। इक्वेशन वही जो राउल्ट्स लॉ में था वही यूज कर रहे हैं। P इक्वल टू XA इंटू P नॉट A, XA is less than 1, तो PS will be also what? Less than 1, less than P नॉट A। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब जब प्योर था तो P नॉट था, सॉलिड मिला दिया तो PS हो गया, प्रेशर लोअर हो गई। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज व्हाट? P नॉट माइनस PS है, PS। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज व्हाट? P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, इनिशियल प्रेशर। सिंप्लीफाई करें इसको, सिंपली इक्वल टू क्या आएगा? P नॉट A माइनस PS का हमने निकाला वैल्यू यहाँ पे, P नॉट A माइनस P नॉट A x है, P नॉट A कैंसिल, 1 माइनस x है इक्वल टू। तो RLVP क्या हो गया? P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट। क्लियर है यहाँ तक? ये वाला इक्वेशन क्लियर है सबको? बहुत सिंपल तो इक्वेशन है बेटा। स्वराज, स्वराज, शशांक है सर। बहुत सिंपल सा इक्वेशन है। PS इक्वल टू PA प्लस PB था, PB 0 हो गया। 0 क्यों हो गया? बिकॉज नॉन वोलेटाइल था।
पीएस निकाला, लोअरिंग मतलब क्या है, प्योर माइनस मिक्स्ड सॉल्यूशन, पी नॉट इज प्योर लिक्विड का, पीएस इज सॉल्यूशन का, पी नॉट माइनस पीएस लोअरिंग हो गई। और एक प्योर पानी में अगर आप नमक मिला देते हैं या चीनी मिला देते हैं तो उसका वेपर क्या होगा, कम हो जाएगा। दिस इज आरएलवीपी। तो आरएलवीपी का फॉर्मूला क्या हो गया, पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एनबी अपॉन एनए प्लस एनबी। और डाइल्यूट सॉल्यूशन एनए प्लस एनबी क्या हो जाएगी, एनए, पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पी नॉट इक्वल टू क्या होगा, एनबी अपॉन एनए। एनबी को मास अपॉन मोलर मास के टर्म में लिखा है। Above relation can be used to calculate molecular mass of non-volatile solute. This equation can be also modified as, देखना, P naught minus P naught का मतलब P naught है, P naught का मतलब P naught है, क्योंकि यहाँ पे एक ही लिक्विड है, जरूरत नहीं लिखने की। इक्वल टू NB मोल्स ऑफ सोल्यूट, Na Ma मोलर मास इंटू 1000 इंटू Ma अपॉन 1000। कुछ फर्क पड़ेगा क्या, हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया Ma और 1000 से। व्हाट इज दिस पार्ट, मोलैलिटी, और Ma अपॉन 1000 क्या हो गया, molecular weight upon constant. What is this, RLVP? तो RLVP is proportional to क्या हो गया, M. What is M? Molality. So this is the way to convert into molality. यहाँ तो क्लियर है, Yes, sir. बोलो। Now elevation boiling point, T naught B is boiling point of solvent, TB is boiling point of solution. Elevation नाम ही है, खुद सोचो, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को मिलाने से वेपर प्रेशर क्या हो गई, कम। और वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में क्या रिलेशन है, इनवर्सली रिलेशन है। तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नाम क्या दिया मैंने, एलिवेशन। हाँ, ये पॉइंट कमेंट बोला, भूल गया। ऑल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आर, ऑल सीपी लिख देते हैं, ऑल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, पॉजिटिव। तो डेल्टा टीबी क्या हो गया, पॉजिटिव। डेल्टा टीबी अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली टीबी इज मोर देन व्हाट, देखिए। तो टीबी इज मोर देन टी नॉट बी, the vapor pressure of solution will be more, the boiling point of solution will be more than boiling point of solvent because P naught is more than PS. तो डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है KB इंटू M। एक्चुअली डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, M। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू KB इंटू M। KB क्या हो गया, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। एबुलियोस्कोपिक नाम हो गया, शॉर्ट फॉर्म क्या है, अच्छा नाम क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अगर M 1 है तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो गया, KB। व्हाट इज द यूनिट ऑफ KB, केल्विन अपॉन मोलर। और मोलर का क्या होता है, मोल पर केजी, तो केल्विन केजी पर मोल। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एन बी अपॉन डब्ल्यू ए। दिस फॉर्मूला आ गया, लिख सकते हैं। ये ग्राफ है, ग्राफ से क्लैरिटी मिल रही है आपको कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। देखो आप, सेम टेम्परेचर पे सॉल्व प्योर लिक्विड का बॉइलिंग वेपर प्रेशर क्या था, ये जैसे हमने सॉल्यूट मिला दिया तो वेपर प्रेशर क्या हो गई, कम। टू रीच द बॉइलिंग पॉइंट
of solution, we have to increase the temperature. And vapor pressure of solution should be equal to atmospheric pressure. तो ग्राफ एक्सटेंड करूंगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया. मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इट रिप्रेजेंट्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वन. वही m की वैल्यू 1 पुट कर दो. kb इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, डजंट डिपेंड ऑन द सॉल्यूट. वाटर का जो kb होता है, kb ऑफ वाटर सॉलिड पे डिपेंड नहीं करता, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है. होता है 0.52 केल्विन kg पर मोल. R into m into TV square upon 1000 delta HV. Delta HV क्या है? Enthalpy of vaporization. It can be also written as R into TB square. TB क्या है? Normal boiling point. Normal boiling point upon 1000 into LV. LV is latent heat of vaporization. Unit per gram में होगा ये. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. अगर आप बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है कुछ सॉलिड मिलाने से तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाती है. एक बात और गौर करो रुको कि डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या है, एनबी अपॉन डब्ल्यू है. जैसे बॉयल होगा, बॉयल होने से क्या चेंज होगी, सॉल्यूट चेंज होगा क्या, बताओ. बॉयल होने से सॉल्यूट चेंज होगी क्या, क्या चेंज होगी, सॉल्वेंट. जैसे जैसे बॉयल करोगे WA will what, decrease. So delta TB also will what, increase. So boiling point will increase because boil तो liquid ही होगी ना, solid तो boil होगा नहीं, because NB is what, constant due to non-volatile nature. फ्रीजिंग पॉइंट के साथ सारे फॉर्मूले बिल्कुल सिमिलर हैं, बट फिर डिप्रेशन है. डिप्रेशन मतलब क्या हो, डिक्रीज. सारे फॉर्म बिल्कुल सिमिलर फॉर्मेट है, बिल्कुल सब कुछ सेम फॉर्मेट है. ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस आप पढ़े हैं 9th में ऑलरेडी, बायो में पढ़ते हैं. मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. कल की क्लास में से हम क्वेश्चन नहीं करवाएंगे आपको सॉल्यूशंस के सामने. तो जब आप मान लो, खुद सोचो, या इसको इस तरह से लेते हैं, ऑस्मोसिस होती क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होती है. बिल्कुल बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है. एक तरफ मान लीजिए प्योर लिक्विड है, तो प्योर लिक्विड में लिक्विड का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 1. एक तरफ सॉल्यूशन है, तो डेफिनेटली सॉल्यूशन में लिक्विड का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, लेस देन 1. कितना लिक्विड कम है बताइए, राइट हैंड साइड. तो लिक्विड कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, इस तरफ से इस तरफ फ्लो करेगा. क्यों फ्लो करेगा, बिकॉज जो हमने यहाँ लिया ये वाला जो पार्टीशन है वो लिक्विड पार्टिकल्स को अलाउ करता है, सॉलिड पार्टिकल्स अलाउ नहीं करता. SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउज ओनली लिक्विड पार्टिकल्स. लिक्विड जा रही है इधर से इधर, पर हम चाहते हैं कि लिक्विड का जो फ्लो है रोक दें, तो क्या करेंगे, इधर से प्रेशर लगाएंगे. यही प्रेशर कहलाती है ऑस्मोटिक प्रेशर. तो डिनोट करते हैं पाई से, बहुत सिंपल है. जब एक प्योर लिक्विड को सॉल्यूशन से सेपरेट करो, लिक्विड विल मूव फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड थ्रू SPM because of difference in the concentration, because of concentration gradient. To stop the flow of liquid, we apply pressure on the solution side. So the minimum pressure applied to solution side to stop osmosis known as was osmotic pressure. But there is another situation arises. एक सिचुएशन ये भी हो सकता है, A इधर B,
ये प्योर लिक्विड नहीं है, ये सॉल्यूशन 1, ये सॉल्यूशन 2, लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन। सिर्फ लो कॉन्सेंट्रेशन लिखा हूं तो सॉलिड की बात कर रहा हूं या सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं? तो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है, फिर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है। तो अगेन एक्स यहाँ पे अगर XL1 है, XL2, XL सॉरी XL1 इज मोर देन व्हाट XL2, क्योंकि सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम, सॉल्वेंट क्या हो जाएगी ज़्यादा, तो फिर से फ्लो होगी लिक्विड की, प्रेशर अप्लाई करोगे, बट ये प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं कराएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू प्योर लिक्विड। प्रेशर अप्लाई करेंगे बट दिस प्रेशर शुड बी इक्वल टू π2 माइनस π1। π2 किसका ऑस्मोटिक प्रेशर, इस सॉल्यूशन का, π1 किसका ऑस्मोटिक प्रेशर, इस सॉल्यूशन का। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, प्योर लिक्विड। अब इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है बेटा, आइडियल गैस हम पढ़े थे, कुछ को मेहनत ही नहीं किया उन्होंने इक्वेशन को डिराइव करने के लिए। आइडियल गैस इक्वेशन आपने पढ़ा था, क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये आइडियल गैस के लिए था। और लोग बड़े आदमी हैं, कुछ भी कहीं भी यूज कर लेते हैं। पी इक्वल टू एनआरटी लिखा और एन बाई डी को क्या बना दिया, सी बना दिया। सी हो गया मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट बाय ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो आइडियल गैस का इक्वेशन था वही यहाँ पे हमने यूज कर लिया। तो आर को यहाँ पे गैस कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन कांस्टेंट। इसमें आर क्या था, गैस कांस्टेंट। तो आइडियल गैस इक्वेशन का मॉडिफाइड वर्जन क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशंस आर नोन एज आइसोटोनिक अगर उनका दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, सेम हो, तो उनमें फ्लो होगी क्या लिक्विड के, नहीं होगी। सॉल्यूशन विद हायर ऑस्मोटिक प्रेशर इज नोन एज हाइपरटोनिक, सॉल्यूशन विद लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर नोन एज व्हाट, हाइपोटोनिक। सॉल्यूशन विल मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक में कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी, और हाइपरटोनिक में नहीं, हाई कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, हाइपरटोनिक में सॉल्यूशन विद हायर ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट और लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट और लिक्विड। तो हाइपरटोनिक में उल्टा हो जाएगा हाइपोटोनिक के। तो हाइपोटोनिक इज व्हाट, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ solute, और हाइपरटोनिक हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ solute, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ solute। तीन टेक्निकल टर्म हो गए। रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ आप जानते ही हैं। अब खुद सोचो कि आपके घर में जो पानी आ रही है, मान लो वो गंदा पानी आ रहा है, सॉल्टी वाटर आ रहा है, ठीक है, प्योर लिक्विड इस तरफ है, आपका जो टैप वाटर से वाटर निकल रहा है वो सॉल्यूशन ये वाला है। अगर मैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दूं तो यही लिक्विड इधर जाएगी। हमें कहाँ ज्यादा लिक्विड चाहिए, यहाँ ज्यादा लिक्विड चाहिए, यहाँ ज्यादा लिक्विड चाहिए पीने के लिए, बोलो अक्सर, लेफ्ट साइड चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं फ्लो को रोकना चाहूंगा, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर लगाऊंगा तो फ्लो रुक जाएगा। पर मैं चाहूंगा कि जो टैप वाटर से पानी आ रहा है, जो सोल्यूशन साइड है, वो इधर जाए पानी, क्योंकि एसपीएम अलाउज ओनली व्हाट, अलाउज ओनली फ्लो ऑफ लिक्विड नॉट सॉल्यूट। तो हम क्या करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, और ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो जो ये मूवमेंट रुक रहा था, वो मूवमेंट तो रुक ही जाएगा, पर लिक्विड किधर से किधर मूव करने लग जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में। तो आरओ में बस इतना ही काम करते हैं कि सॉल्यूशन साइड से जो पानी है कहाँ भेज देते हैं, प्योर की तरफ। दैट इज आरओ, नाम भी क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस।
ये कंपैरिजन देख लो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज RLVP अगर बढ़ेगा, कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नंबर ऑफ सॉलिड बढ़ेंगे तो RLVP बढ़ेंगे, डेल्टा टी बढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे। RLVP मतलब लोअरिंग बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगी, कम, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। कंपेयर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है सॉलिड की, सुक्रोज की। अब मैंने कहा कि नेचर पे डिपेंड ही नहीं करता, नंबर पे डिपेंड करता है। तो किस पे नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल ज्यादा है, सुक्रोज में 0.2 मोल, सॉरी 0.5 ग्लूकोज में है, फिर 0.2 है, फिर 0.1 है। सबसे ज्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी होगी, बी की, फिर सी की, फिर ए की। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा हो गई तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गई, कम, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गई, कम, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गई, वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ज्यादा। तो RLVP, delta TB, delta TF, B having more than C, more than A. तो TF और ऑस्मोटिक प्रेशर, PS, TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉरी सॉल्यूशन का प्रेशर ऑपोजिट हो जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगी, सेम एज दिस, बट दिस इज अपोजिट। क्लियर है यहाँ पे सब कुछ, बोलिए। अब एक नया टेक्निकल टर्म नोटबुक में लिखो, वेंटो फैक्टर। I equal to observed कोलिगेटिव property upon theoretical कोलिगेटिव property. Observed कोलिगेटिव property upon theoretical कोलिगेटिव property. So observed कोलिगेटिव property will depend on what? Observed number of solid particles. Theoretical कोलिगेटिव property will depend on what? Expected number of solid particles. अब मान लो मेरे पास वाटर है, हमने 1 मोल NaCl ड्रॉप किया, 1 मोल NaCl, 1 मोल NaCl ड्रॉप किया, तो एक्सपेक्टेड कितने पार्टिकल्स ड्रॉप किया मैंने इसमें, 1 मोल NaCl का मतलब क्या हुआ, Na पार्टिकल्स, है ना। बट NaCl will split into 2 particles ना, बोलो। 1 मोल NaCl is Na particles of NaCl, बट NaCl तो NaCl के फॉर्म में रहेगा ही नहीं, Na प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर Na प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे वहां पे, 2Na हो जाएंगे ना। Yes. मतलब सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स क्या हमने ऐड किया, ज्यादा ऐड कर दिया। सोचा था हमने कि 1 मोल NaCl ऐड किया, पर पार्टिकल्स कितने ऐड कर दिए, 2Na। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगी, बोलो, ज्यादा। एनी डाउट इन दिस। Yes, sir. तो वेंटो फैक्टर का सबसे पहला डेफिनेशन, एक्चुअल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट, एक्चुअल, नोटबुक में लिखिए, एक्चुअल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट पर पार्टिकल पर सॉलिड पार्टिकल टेकन। तो अगर हमने एक पार्टिकल लिया तो एक्चुअली कितने पार्टिकल प्रेजेंट है, आई, एनी डाउट, बोलो। तो हमने एक पार्टिकल लिया तो कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, आई। अगर n पार्टिकल लिया तो कितने पार्टिकल प्रेजेंट है, m लिया तो कितने पार्टिकल प्रेजेंट है, यहाँ तो क्लियर है। जो एक्चुअल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है वो 1 पे डिपेंड करेगी कि i पे डिपेंड करेगी, एक्चुअल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगा, बोलिए। बोलिए, कुछ बोल नहीं रहे हम लोग, थक गए आप लोग ही पढ़ के नहीं। Sir, आई इज द when एक्चुअल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर पार्टिकल। कैसे, हमने 1 पार्टिकल NaCl का डाला बेटा, पर पानी में जाते हुए कितने पार्टिकल बन गए, 2 बन गए। तो जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है वो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, वो कैसा पार्टिकल मैटर नहीं करता, कटायन, अनायन, पत्थर, कुछ भी।
डिपेंड किस पे करेगा? नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे। हमने सोचा कि एक ही पार्टिकल डाला हमने, और वो बन कितने गए पार्टिकल? 2। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विल डिपेंड ऑन व्हाट? 2 पार्टिकल्स। हम सोच रहे थे कि एक पार्टिकल के कारण कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो रही होगी, पर होगा कितने पार्टिकल के कारण? 2 पार्टिकल के कारण कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो ज्यादा डिप्रेशन होगा, ज्यादा एलिवेशन होगा, ज्यादा लोअरिंग होगा, ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ठीक है? एनी डाउट इन दिस? हाँ सर। यहाँ पे आई का फॉर्मूला क्या है? दोनों फॉर्मूला है, ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल, नहीं तो फिर नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएशन बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। एसोसिएशन भी हो सकती है, टूट भी सकता है, जुड़ भी सकता है, डिपेंडिंग ऑन देयर प्रॉपर्टीज। तो NaCl का आई क्या होगा बताओ? NaCl लिया हमने एक, पर पानी में जाते कितने पार्टिकल्स बन गए? 2। तो आई का फॉर्मूला क्या हो गया NaCl के लिए? 2/1। पर ये तो हमने तब अज्यूम किया ना जब कंप्लीटली डिसोसिएट कर गए। AlCl3 एक पार्टिकल है, पानी में कितने पार्टिकल बन जाएंगे? बोलो। 4। तो आई का फॉर्मूला क्या होगा? I4/1। आई इक्वल टू थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट, ये भी होता है। ये बड़ा सिंपल एनालिसिस है, कुछ है नहीं इसमें। नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, अब क्या लिखोगे? नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, और नंबर ऑफ मोल्स क्या लिखोगे? मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मोलर मास। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे आई का फॉर्मूला क्या हो गया? थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट। आई का फॉर्मूला पार्टिकल्स के नंबर ऑफ ऑब्जर्व, ये जो नंबर है वो क्या है? ऑब्जर्व। तो आई का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? एन ऑब्जर्व अपॉन एन थ्योरेटिकल। तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इंक्रीजेस प्रोपोर्शनल टू आई इंटू सी। अब आई का फैक्टर लगाना पड़ेगा ना। हमने लिया m पार्टिकल, पर हुआ है कितना पार्टिकल? mi। तो जितने भी टर्म है सब में वो, ये नहीं होगा, ये थोड़ा रॉन्ग है। होगा ऐसा कुछ, i इंटू एन बी अपॉन एन ए प्लस आई एन बी। अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? आई एन बी अपॉन एन बी सॉल्यूट है ना। सॉल्यूट कौन है? एन बी। अगर एन बी लिया मैंने, अगर एन बी लिया मैंने, तो होंगे कितने पार्टिकल? डेफिनेशन देखिए, एक्चुअल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट पर सॉलिड पार्टिकल टेकन। हमने एक लिया तो कितना प्रेजेंट होगा? आई। एक्स लिया तो कितना प्रेजेंट होगा? आई इंटू एक्स। एम लिया तो कितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे? आई इंटू एम। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो सभी फॉर्मूले में आई का फैक्टर लग जाएगा। सोल्यूट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वीक भी हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं। वीक में अल्फा यूज हो करोगे, स्ट्रॉन्ग में अल्फा यूज नहीं करोगे, अल्फा इक्वल टू 1 कर लोगे। देखिए वो नोटबुक में लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ आई, कैलकुलेशन ऑफ आई फॉर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ आई फॉर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। एक एग्जांपल समझ लेंगे, उसी से क्लैरिटी मिल जाएगी कि डिसोसिएशन में, अच्छा हमने पार्टिकल लिया SiO2 का 0.2 मोल्स, डिसोसिएट हुआ तो 0.2 माइनस क्या लिखोगे? 0.2 अल्फा। कितने H प्लस बनेंगे? 3। कितने PO4 बनेंगे? 1। तो 3 इंटू 0.2 अल्फा, है ना? यस सर। तो टोटल पार्टिकल्स ये हो गया, अपॉन कितना? 0.2। सिंप्लीफाई किया तो क्या मिला? 1 + 3 अल्फा मिला। तो किसी भी रिएक्टेंट के लिए, किसी भी सॉल्यूट के लिए फॉर्मूला डिराइव करना बड़ा आसान है। एक पार्टिकल से कितने पार्टिकल बन रहे हैं बताइए? ये आपको मैंने पढ़ाया है वांट ऑफ फैक्टर कहीं तो। एक पार्टिकल से कितने पार्टिकल बन रहे हैं? बोलो।
4 पार्टिकल। फॉर्मूला बड़ा प्यारा है, 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1। एन क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म फ्रॉम 1 पार्टिकल। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है। अल्फा अगर अच्छा इसी से इफ अल्फा इज 1 तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिंपली एन। जैसे NaCl से कितने पार्टिकल बनते हैं? 2। NaCl से कितने पार्टिकल बनते हैं? 2। तो आई भी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। CaCl2 से कितने पार्टिकल बनते हैं? 3। तो आई की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। पर अगर 100% डिसोसिएट नहीं कर रहा, यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। अगर अल्फा 0 है तो आई की वैल्यू सिंपली क्या होगी? 1, क्योंकि टूटा ही नहीं। जितने पार्टिकल आपने लिया था उतने पार्टिकल फॉर्म हो गया। फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो डिराइव द फॉर्मूला ऑफ अल्फा। क्या होगा? I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। तो आई का रेंज क्या हो गया? 1 to n फॉर डिसोसिएशन। Association, some solid on dissolving in a particular solvent undergo association, so number of particles decreases, hence I is less than 1। वहां पे I क्या था? More than 1, क्योंकि टूट जा रहा था पार्टिकल। Carboxylic acids undergo dimerization when dissolved in solvent like hexane, benzene, non-polar solvent like hexane और benzene। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया तो 2 मॉलिक्यूल जुड़ जा रहे हैं, तो 2 मॉलिक्यूल अब एक ही तरह की बिहेव करेंगे। तो एक्सपेक्टेड हमने लिया 2 पार्टिकल, बन गया कितना पार्टिकल? 1 पार्टिकल। तो आई का फॉर्मूला क्या हो गया? बोलो। नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्चुअली प्रेजेंट अपॉन टेकन 1/2 हो गई। डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला इस तरह से आप लिखिए आराम से। अगर ए एन टूट के एन ए पार्टिकल बन रहा है, तो अगर मैंने सी मोल्स लिया यहाँ पे क्या होगा? सी माइनस सी अल्फा। ये कितना हो जाएगा? एन सी अल्फा। अगर एन ए पार्टिकल जुड़ के ए एन बन जा रहा है, ये डिसोसिएशन की बात कर रहा है, ये एसोसिएशन की बात कर रहा है। यहाँ पे क्या होगा? सी माइनस सी अल्फा। और यहाँ पे क्या होगा? सी अल्फा अपॉन एन। बेसिक मोल कॉन्सेप्ट। इनिशियली कितने पार्टिकल्स हैं? सी। ऑब्जर्व कितने पार्टिकल्स हैं? सी माइनस सी अल्फा। सभी सॉलिड पार्टिकल्स है ना, सभी सभी एग्जिस्ट करेंगे। तो आई का फॉर्मूला क्या होगा? सी माइनस सी अल्फा प्लस एन सी अल्फा अपॉन सी, इट इज नथिंग बट। यहाँ पे आई का फॉर्मूला क्या होगा? आई इक्वल टू एन ऑब्जर्व अपॉन एन आई। वन प्लस, ठीक है, आई की वैल्यू 1 इफ अल्फा इज 0। आई की वैल्यू 1 बाई एन इफ अल्फा इज 1। आई की वैल्यू 1 इफ अल्फा इज 0। आई की वैल्यू n इफ अल्फा इज 1। तो आई का रेंज क्या हो गया? सॉरी, 1 to n। इसमें आई का रेंज क्या हो गया? बस। तो ये एसोसिएशन का फॉर्मूला वो डिसोसिएशन का फॉर्मूला। यहाँ पे इस अल्फा को, राइट वाले अल्फा को क्या बोलोगे? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, डाइमराइजेशन, ट्राइमराइजेशन। यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलोगे। हेयर अल्फा यहाँ पे क्या कहलाएगा? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। यहाँ पे अल्फा क्या कहलाएगा? डिग्री ऑफ एसोसिएशन। और डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन।
पर मेथड बिल्कुल सेम है, कुछ अलग नहीं किया मैंने। नोटबुक लिखे। तो जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगी, जैसे डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या था, केबी इंटू एम। एम क्या था, मोलालिटी, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर केजी। पर एक्चुअल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स क्या है, एन इंटू आई। इट विल बी रिप्लेस विद व्हाट, आई। डेल्टा टी एफ ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या था, एक्स बी था ना। तो एक्स बी की जगह पे क्या लिख देंगे, आई एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी इज अ सॉल्यूट। अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये लिखिए, आई के कितने फॉर्मूले हो गए, 3 फॉर्मूले हो गए। ये तो अलग से आई का बेसिक फॉर्मूला, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन theoretical कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक्चुअल पार्टिकल्स अपॉन theoretical particles, theoretical molecular weight अपॉन observed molecular weight। बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। सो एन एंड मोलर मास इज व्हाट, इनवर्सली रिलेटेड। चाहे टूटे या जुड़े, टोटल मास तो कांस्टेंट रहेगी ना। टोटल मास आपका कांस्टेंट रहेगा। लिखिए अच्छे से। लिखा सबने, सबका हुआ यहाँ तक। यस सर। ये भी कंप्लीट कर लीजिए। तो बेसिकली क्वेश्चन इसी पे आएंगे, बस आप चेक कर लेना कि कौन सा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड पूछ लेंगे। अब ये यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, ग्लाइकोल, फ्रक्टोज, यही सब आएंगे। सुक्रोज लिखा है इसमें, हाँ सुक्रोज लिखा है।
तो CH3COH क्या है, डिसोसिएट कर रहा है, तो CH3COH दोनों प्रॉपर्टी शो करेगा। CH3COH इन वाटर डिसोसिएट्स to generate more particles। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वही CH3COH in benzene gets dimerized due to hydrogen bonding। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, कम हो जाएगी, बिकॉज नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये क्या है, H बॉन्डिंग। एक्सरसाइज 1 ट्राई करिएगा, कल नहीं बनाएंगे तो कल तक तो हम आपसे बनवाएंगे क्लास। कल को एग्जाम है, नहीं सर। कल को कितनी क्लास है कल, 3 क्लास है और फिर दोपहर को कॉलेज का। कल कब कब है, सुबह क्लास है मैथ्स का। हाँ सर, मैथ्स का है, फिर फिजिक्स का भी है, फिर आपका है। फिजिक्स तो सर ने चेंज किया था ना टाइमिंग। सर वो ट्यूसडे को CBA सर का एक क्लास लग गया तो वो चेंज नहीं हुआ PTP सर का। ओके, तो कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो गया क्या, कोऑर्डिनेशन आप लोग का। हाँ 2 लेक्चर हुए। ठीक है, कल की क्लास में कुछ पढ़ेंगे नहीं, बुकलेट ही करेंगे स्वराज, ठीक है ना वैष्णव, हाँ बुकलेट ही सर। करेंगे, सॉल्यूशंस की बुकलेट कर लेंगे बैठे बैठे आराम से, ठीक है। रोकते हैं यहीं पे, सुबह भी क्लास की थी आप। तो कल की क्लास में बुकलेट कर लेंगे जितना हो सकता है, बुकलेट खत्म हो जाएगी तो फिर नेक्स्ट डे नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। तो वैष्णव स्वराज सब लोग MS चौहान खत्म करिएगा जब तक ये फिजिकल चलेगा पैरेलली। ऑर्गेनिक ना सर। ऑर्गेनिक तूने सुना ही ना, सुरेश क्या कर रहा था, हो गया मेरा सारा माइंड वाइंड सब हो गया, कार्बोक्सिलिक नहीं हुआ है, बोले कर लो फिर। तो हमारे इंस्ट्रक्शन का वेट मत करिएगा किसी और बुक के लिए, सिर्फ बुकलेट का इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ पूरे क्लास के लिए, इन पैरेलली या खत्म करिए सारे चैप्टर धीरे धीरे, फिर किसी दिन एक साथ बैठ के डिस्कशन करेंगे डाउट्स, ठीक है ना सब लोग। यस। चलिए एंड करते हैं सेशन को, बाय सर, थैंक यू सर। बाय बेटा।